नमस्ते, 안녕하세요। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी खैरियत, सुरक्षित और सभी अच्छे से रहें। इस समय कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप सभी। आज हम लोग आईएसआर के ग्रुप की तरफ से हिंदी में पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिससे हम अपने छोटे भाइयों बहनों की मदद करना चाहते हैं जो इंडिया में हैं और कोरिया आना चाहते हैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो आज हमारे पास एक गेस्ट हैं, मिस्टर प्रशांत शर्मा जी, जो कि पिछले 2.5 साल से यहाँ पे हैं। इन्होंने अपने मास्टर्स यहीं से कंप्लीट करी है और अभी ये पीएचडी स्कॉलर है कॉनवेंट यूनिवर्सिटी में। तो अब हम प्रशांत जी से मतलब कहेंगे कि थोड़ा अपने भाइयों के लिए थोड़ी अच्छी जानकारी शेयर करें। तो प्रशांत जी। नमस्कार आशुतोष पांडे जी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके साथ आईएसआर के इंडियन स्टूडेंट एंड रिसर्चर इन कोरिया ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें इन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया कोरिया में, जो रिसर्चर एंड स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मौका है कि यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकें। और वो लोग जो है काफ़ी हेल्प करते हैं लोगों की, ताकि हम यहाँ पे कोई भी परेशानी हो, शिक्षा से संबंधित किसी तरह की और भी समस्याएं हैं तो वो हम उनका समाधान कर सकें। सो लिटरली काफ़ी हेल्पफुल जर्नी रही है ये भी। हालांकि मैं आईएसआर के से पिछले 1.5 साल से जुड़ा हूँ, तब से वो स्टार्ट हुआ था। और मैं एक आईएसआर के में जो है एक कमेटी मेंबर भी हूँ। डॉक्टर लैलेश कुमार जो कि प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर इकबाल वाइस प्रेसिडेंट, और मैं भी एक कमेटी मेंबर हूँ आईएसआर की टीम में। सो हम लोग जो है काफ़ी कोशिश करते हैं कि किसी भी समस्याएं हो, जो स्टूडेंट्स हो, जो नए बच्चे आ रहे हैं, वीज़ा कैसे प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हाँ, मैं अभी आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कोरिया क्यों चूज़ किया? सो पांडे जी, एक्चुअली बहुत सारे देश हैं, हमारा भी देश है भारत, जो कि रिसर्च में काफ़ी कुछ कर रहा है। बट कभी कभी क्या होता है कि जिस फील्ड में हम हैं उसमें हमें आगे जो है अगर निकलना है या फिर कुछ अच्छा करना है, तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश रहती है इस फील्ड में, जहाँ भी आपको अच्छी रिसर्च मिल रही है, स्कोप मिल रहा है। तो एक्चुअली मेरा जो फील्ड है वो मैंने बीटेक किया बायोटेक्नोलॉजी से डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि हम दोनों में सेम ही यूनिवर्सिटी से हैं इत्तेफाक से। और जो है इसके बाद मेरा जो फील्ड था, मुझे बायो इलेक्ट्रॉनिक्स पे, बायो डिवाइसेस पे, सेंसर्स पे काम करना था। तो इंडिया में अभी थोड़ा सा वो पेस अभी हम लैग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं बाहर निकल के एक अपॉर्चुनिटी तलाश की जाए, और उसको सीख करके वापस जो हम अपनी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे उसको एक्सप्लोर किया जाए, ताकि लोगों को जानकारी प्राप्त हो कुछ करने के लिए। और यही सब की वजह से मैंने कोरिया को चूज़ किया, बिकॉज कोरिया की जो इनोवेशंस हैं, लैब टू लैंड जो ट्रांसफ़र करने की स्किल्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन भी हैं। तो इसी वजह से मैंने कोरिया को चूज़ किया। जी बिल्कुल। एंड अब थोड़ा मैं आपसे थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर कोई बच्चा है इंडिया से, ठीक है, वो यहाँ आना चाहता है, तो वो किस तरीके से अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, मतलब फ्रॉम स्क्रैप। मतलब ही जस्ट मतलब उसने अभी जस्ट अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, तो अब वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे यहाँ पहुँचने के लिए, मतलब उसको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? ये एक, जैसा कि आपने बताया कि कैसे एक बिगनर है वो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने के लिए कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, लाइक एक आसान चीज़ नहीं है कि हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें। जो लोग जो है इंडिया से बाहर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ अच्छी रिसर्च गेन करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत कठिन होता है कि एक बिगिनर होने के नाते वो कैसे जो है तलाश करें, कैसे लोगों से कांटेक्ट करें। तो उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो आपने अगर बैचलर किया है इंडिया से, तो कोरिया जो है हमारी मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, जिसके संदर्भ में ये है कि एक KGSP फेलोशिप होती है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट अप्रूव फेलोशिप है, और दूसरा है किस्ट फेलोशिप होती है,
और यहाँ पे एक सैमसंग की फेलोशिप है, BK21 हाँ BK21 है, और GSK है। GSK है। GSK बेसिकली KGS के सेम होता है। ओके और जो है हमारा एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओके का फेलोशिप होता है। तो हम अलग अलग फेलोशिप में अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी फंडेड और प्रोफेसर्स फंडेड भी फेलोशिप प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसमें जो है अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। तो हम बिगनर के लिए शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट होता है उसने बैचलर किया है, सबसे पहले किस फील्ड में वो जाना चाहता है। दिस ये जो बहुत अच्छा पॉइंट है कि किस फील्ड में आपको जाना है फ्यूचर में, आप किस जगह या फिर जो है रिसर्च करना चाहते हो, आप अपना मेजर को डिसाइड कीजिए, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं वो आप अपना फिक्स कीजिए। एग्जैक्टली, तो फिक्स करके आप जो है फ्यूचर में अपने फील्ड के प्रोफेसर्स को सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे कोरिया में बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप फर्स्ट प्रोफेसर्स को सिलेक्ट कीजिए। मैं तो एक कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आप एक्सेल फाइल मेंटेन कीजिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, यूनिवर्सिटीज़ के बाद उनके डिपार्टमेंट में जाइए। फर्स्ट डिपार्टमेंट में जा कर के प्रोफेसर्स की प्रोफाइल चेक कीजिए और उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उनका जो मेजर है, उनका जो पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च, इसको हम रिसर्च पेपर बोलते हैं, जो उन्होंने पब्लिश कर रखे हैं, आप उन पे जा कर के उनका पेपर को पढ़िए और आपको पता चलेगा कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, वो उनका मैच हो रहा है कि नहीं। अगर ये आपका मैच हो जाता है तो आप उन प्रोफेसर्स को अप्रोच कीजिए। अप्रोच करने के लिए बेसिकली जो सबसे अच्छा तरीका है वो ईमेल ही है। ईमेल, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रहते हैं आजकल, तो ईमेल इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। वन क्लिक किया और आपका ईमेल जो है दूसरी कंट्री में पहुँच। और इंडिया से अगर आप पोस्ट ऑफिस भेजेंगे तो पता नहीं कौन से चौराहे पे कौन पोस्ट मास्टर किसको कहाँ गुम कर ईमेल करिएगा, ईमेल कीजिएगा। तो ईमेल के साथ हम अपना एक अच्छा सा CV पहले प्रिपेयर कीजिए और CV के बाद आपका कवर लेटर भी बनाइएगा। उन दोनों कवर लेटर क्या मतलब किस तरीके से प्रिपेयर करें, हाँ, थोड़ा सा डिटेल। गुड क्वेश्चन। सो कवर लेटर जो हम बनाएंगे उसमें हम क्या रखते हैं, जो हमने अभी तक रिसर्च किया है या फिर हमारा मेजर रहा वो हमने किया है, और फ्यूचर में हम जो प्रोफेसर्स को आप अप्रोच करना चाहते हैं उनकी लैब के लिए आप कैसे सुटेबल हो सकते हैं, किस लिंक आपका लिंक या एग्जैक्टली आप फ्यूचर की प्रोस्पेक्टिव को और अपनी करंट जो रिसर्च किया उसको आप लिंक अप करके एक अच्छा सा कवर लेटर बनाइएगा कि डियर प्रोफेसर, होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन विद यू एंड माई सेल्फ दिस वन, इफ़ आई वुड लाइक टू राइट अ कवर लेटर, सो मैं इस तरह लिखूँगा कि डियर प्रोफेसर and hope everything is going fine with you, and this myself Prashant Sharma, I did BTech in biotechnology from India, from this university XYZ whatever is this, and I had this kind of research experience during my bachelor of technology, and then I would like to be a part of your research group, being a MS master science doctoral fellow, और मैं आपकी लैब में जो है ये काम करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपके रिसर्च पेपर पढ़े हैं तो आपने ये काम किया है, तो आई कैन बी अ गुड कैंडिडेट फॉर योर लैब ऑन दिस रिसर्च फील्ड। सो इस तरह से आप अपना कवर लेटर बना सकते हैं। अच्छा, जैसे कि कोई बच्चा है हमारा इंडिया में और उसने थोड़ी मतलब बैचलर की डिग्री ली है, उसके साथ अगर उसके पास एक दो पब्लिकेशन होते हैं तो ये किस तरीके से उसका एक्सेप्टेंस रेट बढ़ा सकता है? या दिस इज़ वन ऑफ द लाइक गुड थिंग। इफ़ अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट होने के साथ या फिर आप मास्टर्स कर रखा है, अपने आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जहाँ तक मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने पब्लिश कर रखे हैं पेपर्स अपनी डिग्री में, तो वो आपके एक्सेप्टेंस रेट को डेफिनेटली बढ़ा सकता है। बिकॉज कोई भी अगर प्रोफेसर है, आपका CV चेक कर रहे हैं या फिर आपका कवर लेटर चेक कर रहे हैं, तो वो आपके CV में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेफिनेटली देखना चाहते हैं अपनी लैब के लिए। अगर आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को लेना चाहते हैं, तो उसमें से एक पॉइंट आपका पब्लिकेशंस भी होता है। इवन आपका अगर वो रिव्यू पेपर है, रिसर्च पेपर है, बुक चैप्टर है, एंड कोई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हुआ आपकी बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, सो दिस विल बी अ
प्लस पॉइंट फॉर लाइक दिस विल इंक्रीज द एक्सेप्टेंस रेट ये आपके। कुछ इस तरीके की छवि बना देता होगा प्रोफेसर के अंदर कि मतलब इस बच्चे को रिसर्च से रिलेटेड इतनी चीज़ें पता है कि मतलब Yes. मेथोडोलॉजी क्या होता है, Yes. इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये पता है तो वो थोड़ा कंफर्टेबल फील Comfortable, करता होगा, yes. मतलब Professor अप्रोच को- उसका है कि yes. मतलब बच्चा रिसर्च करना करना चाहता है, उसने ऑलरेडी कुछ किया भी किया है, तो हुआ वो है, बस फ्यूचर वो में अच्छा घूमने काम नहीं कर आ रहा रहा है। है। हाँ, ठीक है, बढ़िया। तो ये तो हो गई हम लोगों का कि मतलब किस तरीके से हम मतलब अपना कवर लेटर तैयार करें और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं। एक प्रॉब्लम और आती है जब हम मेल करते हैं प्रोफेसर को, तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई प्रोफेसर रिप्लाई कर देते हैं, कोई प्रोफेसर नहीं रिप्लाई करते हैं, या फिर हम 50 to 20 मेल्स करते हैं तो उसमें से 1 or 2 ईमेल्स का रिप्लाई आता है। तो उस दौरान बच्चों को क्या करना चाहिए, मतलब हाउ दे टैकल, बिकॉज इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। अगर आप कंटिन्यूसली मेल कर रहे हो, यू आर Yes. गेटिंग नथिंग, मीन्स कोई भी ईमेल आपको रिवर्ट नहीं आ रही है, तो क्या करना चाहिए उनको, मतलब मैं इसके लिए यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कंटिन्यूसली आप दिन में 20 ईमेल कर रहे हैं प्रोफेसर्स को, 50 ईमेल कर रहे हैं, जिस प्रोफेसर का ईमेल अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको भी होल्ड पे डाल दीजिए, रख दीजिए। और जिन प्रोफेसर्स को अगर आपका ईमेल आ रहा है, अगर प्रोफेसर ने आपको बोला है कि आप अभी मेरे पास इस सेमेस्टर में वैकेंसी नहीं है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई कीजिएगा। सो आप एक्सेल फाइल में मेंटेन कीजिए कि अपना कुछ सिंबल बना लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि मुझे इन प्रोफेसर्स को नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा से ईमेल करना है, मतलब उनको दोबारा कॉन्टैक्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट करिए। या शॉर्ट लिस्ट कीजिए। तो इस तरह से आप अपना अप्रोच जो आपकी रहती है उसको बना सकते हैं। और ये काफ़ी एम्बेरस फील होता है, बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं कि हाँ। अभी ईमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैं खुद हुआ था। तो एक्चुअली मेरा भी यही रहा था। इवन मैंने बहुत लोगों को ईमेल किया, नहीं भी आता था, और कहीं भी ईमेल का रिप्लाई आता था तो कुछ लोग बोलते थे कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, मेरे पास फंडिंग्स नहीं है, हाँ, फंडिंग इशू फंडिंग इशू है। बट कोरिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में फंडिंग आपको अरेंज हो जाती है। मैं समझता हूँ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको रिसर्च पोजीशन निकालना इजी पड़ जाता है, और अदर देन अगर आप यूके और यूरोप में जाते हो तो वहाँ पे फंडिंग का इशू हो जाता है, बट कोरिया में नहीं होता। तो इस तरह से आप अप्रोच कीजिए प्रोफेसर को, डेफिनेटली मतलब कंटिन्यूअस टच पे रहिए, Continuously, yes. ब्रेक मत करिए, मतलब अगर आज आप किया, आज नहीं आ रहा है। रिसर्च में है तो कुछ ना कुछ और ऐसी एक्टिविटी करते रहिए कि आपको जो सीवी में मेंशन कर सके कि आप रिसर्च में कंटिन्यूसली बने हुए हैं। तो ब्रेक अगर आ जाता है थोड़ा सा परेशानी हो जाती है इसकी वजह बिल्कुल, से। बिल्कुल। तो अभी जैसे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर हम देखा जाए हम लोगों को, तो हम इंडिया में भी रिसर्च अच्छी चल रही है और यहाँ पे भी अच्छी रिसर्च चलती है, तो क्या डिफरेंस है दोनों के वर्क कल्चर में, या फिर क्यों आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो यहाँ आए, मतलब प्लस पॉइंट क्या है यहाँ से पीएचडी करने का या फिर मास्टर्स करने का? हाँ, देखिए क्या आपने एक अच्छा सवाल किया है। बहरहाल सभी कंट्रीज हैं कुछ ना कुछ अच्छा करने में, रिसर्च फाइंडिंग्स में लगी रहती हैं। सो ये एक अच्छा, सभी कंट्रीज बैलेंस बना कर रखना चाहती हैं कि हम भी कुछ अच्छा करें, और भारत भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। अगर आप भारत से हैं और जो है आप दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप पहले अपने फील्ड को देखिएगा कि आपका फील्ड मेजर क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है, उस फील्ड में आप कोशिश कीजिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट कीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आपका क्वेश्चन था कि भारत भी रिसर्च कर रहा है, कोरिया भी रिसर्च कर रहा है, क्या डिफरेंसेस है दोनों में? नहीं, रिसर्च के एस्पेक्ट में नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि रिसर्च किस लेवल की चल रही है, मतलब वर्क इथिक्स। हाँ, वर्किंग वर्किंग जो स्केड्यूल कैसा रहता है यहाँ पे। सो मैंने जो भारत में देखा है, जैसे अपने बड़े बड़े बहुत इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, गवर्नमेंट फंडेड एंड CSIR की लैब होती हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनका थोड़ा रिसर्च का लाइट रहता है जो मैंने देखा है। क्योंकि वहाँ पे जैसे आप तो लाइट इसलिए होता है, वो 5-6 साल लेते हैं, 5-6 साल, yes. 3 साल में देते हैं। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। वो आपका 2 साल जो है थोड़ा लाइटिंग करने में निकाल देते हैं, तो आपका 5 साल में PhD आपकी मिलेगी। तो अगर आप यहीं देखते हो, आपको आपने
जो सुबह अगर आप 7 से 8 बजे अगर लैब में आ जाते हैं, उसके बाद 11 बजे तक 12 बजे घंटे से रिसर्च करते हैं और जो है दे देते हैं, जाते हैं रिसर्च करते हैं और जो है उसके बाद आप लंच करने गए, वापस आकर के आप काम करते हैं। इवन आप फिर शाम तक आपने काम किया, लैब में गए, ऑफिस में बैठे, व्हाटएवर यू आर डूइंग, आपने काम किया और जो है उसके बाद आपने फिर वापस आप डिनर करने गए, फिर आप ऑफिस में आकर के बैठते हैं। तो अगर आप दिन में 24 में से करीबन आप 15 से 20 घंटे के बीच में लैब में स्पेंड करते हैं, ये जिस लाइक बीइंग अ इंडियन, क्योंकि हम थोड़ा लाइट रहना चाहते हैं और ये बड़ा ही चैलेंजिंग मोमेंट रहता है एक इंडियन के लिए कि हम उस स्थिति को कैसे संभालें और उस पॉइंट को हम कैसे मैनेज करें कि इतना काम करते हैं लोग कोरियन, सो मच लाइक वर्कहॉलिक होते हैं, एक्चुअली टू पॉइंटेड करना। सो आपका लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है उनके साथ मैचअप करना, मैनेज उनकी पेस को अगर आप मैच कर लेते हो तो डेफिनेटली आप 3 साल में पेस निकाल सकते हो। नहीं कर पाते तो फिर इंडिया ही यहाँ रहिए। पे भी 5 साल वाला ऑफर है। हाँ, ऑफर है आपके पास तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बट एक चैलेंजिंग पॉइंट है। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे अगर कोई कोरिया आता है या फिर आप जब आए थे तो आपको किन तरीके की मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, मतलब किन तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस किए? जैसे कि हमारा जो कंट्री है कोरिया, ये नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है और हमें केवल 2 ही भाषा आती है, एक हिंदी एक इंग्लिश, ठीक है, तो कि कैसी दिक्कतें आई आपको? हाँ देखिए, जो है कोरिया आने के बाद तो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम आती है, वो आती है भाषा। अगर आप काफ़ी समय से पहले से आप प्लानिंग कर रहे हैं कि सोचा है कि हमें कोरिया जाना है, तो बेटर रहेगा आपकी बाहर से ही कुछ कोरियाई भाषा का ज्ञान लेकर के आएँ। सो कि जो कि थोड़ी आपके लिए कहीं भी आप मार्केट में जाते हो सामान लेने के लिए, तो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। सो दैट्स द बिगेस्ट इशू एंड चैलेंज व्हाट आई फेस्ड हियर। एंड अगर आपके कोई कलीग है यहाँ पे ऑलरेडी, तो आपको थोड़ा परेशानी कम फेस करनी पड़ती है। आपका लिविंग आपको ढूंढना, आपको कपड़ा ढूंढना है, आपको सब्जी लेनी है, मार्केटिंग करनी है, तो कैसे चीज़ों को अप्रोच करनी है यहाँ पे, तो वहाँ के लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है अगर आपका कोई दोस्त है यहाँ पे, तो सो फॉर सो बेटर है। अगर आपको कोरियाई भाषा का जो है आप ज्ञान लेकर के भारत से आएँ, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब कोरियन लैंग्वेज में थोड़ा मतलब नॉलेज हो, मतलब थोड़ा सा मतलब आपको बेसिक चीज़ें पता हो, हेलो हाय बाय हो, ये सब कर पाओ आप यहाँ पे आके, ताकि ये जो देश है, मतलब जितना समझ पाया हूँ मैं, इसका कल्चर अपने इंडिया से ही मिलता जुलता है। मतलब बड़ों को आदर दो, छोटों को आदर दो, तो इनका यहाँ पे आदर देने का जो वर्ड है, जैसे हम वहाँ पे नमस्ते और प्रणाम ये सब बोलते हैं, तो यहाँ पे थोड़े अदर वर्ड्स, तो बस वो लर्न करके आओ, थोड़ी स्मूथनेस रहेगी, ठीक है। तो और कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप इनको? जैसे इस समय बहुत आईएलटीएस का डिमांड है सारी यूनिवर्सिटी में। हाँ, अभी यहाँ पे एक्चुअली आपका एडमिशन के टाइम पे आईएलटीएस के लिए मैं कहना चाहूँगा, कुछ यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया है, आप 5 से 6 और 6.5 तक वेरी कर सकते हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग आईएलटीएस स्कोर एक्सेप्ट करती हैं, 5.5, 6, 6.5, 7। सो वो जो क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़, आईएलटीएस के लिए आप देने जा रहे हो तो थोड़ा प्रिपेयर, लिसनिंग, स्पीकिंग, मैं नहीं कहता हूँ कि कोचिंग आपको करनी चाहिए, आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। आजकल हमारा एक 1 माउस क्लिक पे आपको दुनिया में क्या चल रहा है सब पता चल जाता है, तो आपको जो है ट्यूटोरियल्स भी आपको इजीली मिल पाते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अभी तो हम लोग जो है ISR के से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी समस्या हो तो हम लोगों को लिख सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी आप जुड़े रह सकते हैं हम लोगों से किसी समस्या के समाधान के लिए। और हमारा फेसबुक ग्रुप भी है और लिंक्डइन भी है हमारा। सो वी आर लाइक लाइक हम अपना विस्तार कर रहे हैं कोरिया में और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं जो हमारे भाई बंधु जो है भारत में हैं उनके लिए। तो यही है हमारा जो चल रहा है अभी करंट में। बाकी आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा हेल्दी फूड बना करके खाइए। अभी आपके पास टाइम है तो
और फूड से मुझे याद आया कि हम दोनों वेजिटेरियन हैं, तो मैं Vegetarian कुछ टिप्स मांगना चाहूँगा इनसे कि Oh my God. कैसे अगर कोई वेजिटेरियन भाई बंधु आते हैं कोरिया तो वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या वैरायटीज़ यहाँ पे मुहैया कराई जाती हैं। अरे यार, ये बड़ा आपने जो है खतरनाक सवाल पूछा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कोरिया में कैसे एग्जिस्ट कर पाएंगे? तो दिस इज़ अ बिगेस्ट क्वेश्चन, यू नो, एंड चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए। तो आप अगर वेजिटेरियन हैं तो अपने आसपास जो है जो सब्जियां मिलती, तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं पिछले 2.5 साल से बैंगन की सब्जी, शिमला मिर्च, आलू खा के इतना पक गया ना, अब खाने का जो मन चीज़ें नहीं आप घर में नहीं खाते हो वो सब यहाँ खाना पड़ेगा। यहाँ सब खाना पड़ेगा। अगर आप वेजिटेरियन, अगर आपको भारत में चाहिए ना कि मुझे पकौड़े चाहिए, गोलगप्पा चाहिए, भाई साहब भूल जाओ। नहीं, कोई चांस स्पेशली फॉर नहीं है। इंडियन गर्ल्स दोज हु लाइक्स गोलगप्पा। गोलगप्पा, अरे भूल यार, जाओ। गोलगप्पा नहीं मिलने वाला है भाई। अगर आपको खाना है तो आप घर पे बना करके खाइए। हाँ, मैंने भी ट्राई किया है, और रेसिपी लेके आइए, रेसिपी यहाँ नहीं लेकर के मिलेगी। आइए। अपने जो भाई बंधु हैं उनको भी सिखाइएगा। हम कोरिया में बैठ कर के जो है एक स्टार्टअप लगाएंगे फिर उसके लिए फ्यूचर में। तो यही है, इजीली मिल जाती सब्जियां। सब्जी अगर मैं बात करूँ सब्जियों की, तो सब्जियां मिल जाती हैं, हाँ। बट सब्जियों का पर्सपेक्टिव रहता है थोड़ा कॉस्टली रहती है, पर मिल सब कुछ जाता है। हाँ, मैंने यहाँ देखा, मैंने एक बार नींबू खरीदा था, वो 2500 कोरियन युआन का 3 नींबू था। इससे समझ सकते हैं आप कितना सस्ता है। कितना सस्ता है। अभी हमने जब स्टार्टिंग में आया था, मैंने अपने घर वालों को बताया क्या लेके आया, मैंने कहा आलू लेके आया। कितने के आए हैं? मैंने कहा जो है 5 आलू मिले थे 4000, 4500-5000 रुपये के। मैंने कहा ओह माय गॉड। तो आप देख सकते हैं कि कितना महंगा इससे कंट्री। डरिए नहीं, हाँ मिलता है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो इस क्या आप स्कॉलरशिप खा आपको सकते इतनी मिल सकती है कि आप रह सकते हैं, हाँ। आप अपने कमरे का किराया दे सकते हैं, अपनी सब्जियां अरेंज कर सकते हैं, खाना पीना अरेंज कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं। सो मुझे मैं 2.5 साल हो कोशिश कर चुका रहा है, हूँ, घूमने का मुझे कोशिश कर 2.5 रहा साल हो हूँ। चुका है, मैंने ऑलमोस्ट लाइक 50% कोरिया मैंने घूम लिया है। बहुत बड़े बिगेस्ट अचीवमेंट। बिगेस्ट अचीवमेंट, इवन रिसर्च में भी अचीवमेंट कर रहे हैं, पेपर भी आते हैं। सो दोनों ही तरह से हम लगे हुए हैं, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सो यही आपका आज का जो है एक प्लस पॉइंट है आपका, कि आप कैसे चीज़ों को अरेंज करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। पांडे जी का मैं फिर से एक धन्यवाद देना चाहता मैं भी हूँ। धन्यवाद करता हूँ जो हाँ। आप आज हमारे साथ जुड़े इसमें और इतना मूल्यवान समय दिया आपने। और मैं अब यहाँ से डिस्कनेक्ट होना चाहूँगा और आप सभी लोगों को मैं एक मतलब एक मैसेज देना चाहूँगा कि अभी जैसे कि मैं सुन रहा हूँ न्यूज़ के थ्रू कि 3rd वेव इंडिया को हिट कर रही है, तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहें और अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, ठीक है ना, क्योंकि घर परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो उसको संभालें और प्रोटेक्शन लें प्रॉपर, किसी चीज़ की मनाही न करें, मतलब जैसे कि बाहर न जाएं, फालतू का भी मतलब का कोई काम न करें, मास्क पहनें, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। देखिएगा, लिटरली अभी हम लोग बता रहा यहाँ हूँ कि हमारे पास अभी मास्क है और मास्क लगा के ही बैठे थे। अभी यहाँ पे कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों बैठे, तो अभी इसलिए हम मास्क हटा के रखेंगे। लेकिन ओके, अंकल बोल रहे हैं कि अभी ना Time 10:30 बज गया है, अभी आपको जाना Bye bye. पड़ेगा है। तो अभी हम लोग जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ हम अपनी वारी को जो है विराम लेते हैं। देखिए अब हमने मास्क लगा दिया, कीप योर प्रोटेक्शन ऑन। मास्क लगा के रखिएगा, ठीक है, भूल मत जाइएगा। ओके, बाय बाय, नमस्कार।